everyone, this is Suruchi here. Again, I'm welcoming you to my channel SST Classes by Suruchi. So students, today this is the third video of the Political Science Chapter 1 Power Sharing. Today we are going to study this last and most important topic of this chapter, that is forms of power sharing. So students, for the previous revision, you can see the earlier two videos to revise the content. And now let's continue with this topic, forms of power sharing. All of you should take your book and a pencil or a highlighter. Okay? चलिए continue करते हैं. Forms of power sharing. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्रीवियस टाइम में हम लोग ऐसे पॉलिटिकली रूल होते चले आए हैं जहां पर पॉलिटिकल पावर्स बिल्कुल अनडिवाइडेड थी. अनडिवाइडेड होने की वजह से पूरी दुनिया ने, हमारी कंट्री ने भी बहुत सारे पॉलिटिकल इनजस्टिसेस को फेस किया. ठीक है, तो यहीं से एमर्ज होता है द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. कि प्रीवियस थॉट प्रोसेस है, एक तरह से कह लो कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस है. पहले लोगों का मानना था कि गवर्नमेंट यानी कि जो भी अथॉरिटी रूल कर रही है किसी कंट्री को, तो वो सारा पावर किसी एक पर्सन या किसी एक ग्रुप के पास ही होना चाहिए जो लोग एक जगह पर रहते हो. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. So पहले ऐसा माना जाता था कि अगर power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions. अगर पावर अलग अलग जगहों पे डिवाइडेड होगा तो जल्दी से यानी फटाफट कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकेगा. इसीलिए पहले लोग पावर को डिवाइड करने में, पावर को शेयर करने में बिलीव नहीं करते थे. बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी. मगर डेमोक्रेसी के आने के साथ ही ये नोशंस, ये आइडियाज चेंज होना शुरू हो गए. वन बेसिक प्रिंसिपल of democracy is that people are the source of all political power. डेमोक्रेसी आने के साथ ही, डेमोक्रेसी का आइडिया आने के साथ ही एक बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल थॉट एमर्ज होता है. वो क्या? कि लोग ही हैं जो सारे पॉलिटिकल पावर का सोर्स है. मींस कॉमन पीपल शुड हैव ऑल द पावर टू डिसाइड what to be done and how to be done, who are supposed to govern the country. In a democracy, people rule themselves through institutions of self government. ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट करिए लाइन. एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को कौन रूल करता है? यानी कि पीपल रूल देमसेल्फ, लोग खुद कंट्री को रूल करते हैं सेल्फ गवर्नमेंट के जरिए. इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स. किसी भी अच्छी डेमोक्रेसी में हर तरह की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दी जाती है, उन्हें राइट्स दिए जाते हैं. एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, हर तरह की डाइवर्सिटी के व्यूज को रिस्पेक्ट किया जाता है जो भी उस कंट्री की सोसाइटी में रहते हैं. सिंपल सा कहने का मतलब है कि चाहे जितनी डाइवर्सिटी हो किसी कंट्री में, अगर वो कंट्री क्लेम करती है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हर तरह की डाइवर्स ग्रुप को, उनके आइडियाज को रिस्पेक्ट किया जाता है. Everyone has a voice in the shaping of public policies. एक अच्छी डेमोक्रेसी में हर किसी के पास अपने वॉइस होते हैं, अपने आइडियाज होते हैं, ताकि वो पब्लिक पॉलिसीज को शेप कर सके. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जहाँ पे मैं पॉइंटर रख रही हूँ, इन आर डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ, यहाँ से एक प्रॉपर आंसर दिया हुआ है कि एक अच्छी डेमोक्रेसी कैसी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलिए, जिससे कि आपको ये आंसर खुद से फ्रेम मिल जाएगा. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. ठीक है, तो एक और गुड डेमोक्रेसी का सिंबल है. क्या सिंबल है? कि जितने ज्यादा लोगों में हो सके पावर को डिवाइड होना चाहिए.
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए पावर। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। यहाँ से आपका ओरिजिनल टॉपिक शुरू होता है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, क्या कह रहा है टॉपिक कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर को शेयर करने के अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं। वो अरेंजमेंट कौन से हैं जो बहुत कॉमन है, इन्हें हम पढ़ते हैं। तो पहला जो अरेंजमेंट है दैट इज पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसको अंडरलाइन करिए, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सबसे पहला डिवीजन ऑफ पावर होता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में। आप बहुत पहले से अच्छे से जानते हैं कि क्या होते हैं गवर्नमेंट के ऑर्गन्स। ठीक है, दीज आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, मैंने इसको प्रॉपरली ड्रॉ किया है, कुछ वर्टिकल है कुछ हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, ये भी मैं भी आपको बताऊंगी, इसी में आएगा। ठीक है, तो आप फ्लो चार्ट को भी अच्छे से देख सकते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको फ्लो चार्ट के जरिए। तो पढ़ते हैं। Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. देखो, हॉरिजॉन्टल वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया है? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सीधी लाइन, जहां पे अगर उस लाइन पर आप तीन बराबर बराबर दूरी पर पॉइंट्स रख दो तो वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। जैसे कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, यानी कोई किसी से बड़ा या कोई किसी से छोटा या कम पावरफुल या ज्यादा पावरफुल नहीं है। ठीक है, इसीलिए उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल। जो बात मैं बोल रही हूँ कि हर ऑर्गन सेम लेवल पर है टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, ना किसी के पास ज्यादा पावर है ना किसी के पास कम पावर है। मगर हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो हमारा जुडिशियरी ऑर्गन है ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी इसके किसी भी काम में कोई भी और इंटरफेरेंस नहीं करता। चलिए कंटिन्यू करते हैं। Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. ठीक है, अब ये जो सिस्टम है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का, ये हमें क्या इंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गन एक दूसरे से ज्यादा यानी कि अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं करेगा। अब अगर अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो इसका मतलब है कोई ना कोई इसे कंट्रोल करता है, या कंट्रोल वर्ड ना यूज करें यानी कि चेक करता रहता है। ठीक है, देखो वही लाइन लिखी है आगे, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। हर ऑर्गन के पास राइट है एक दूसरे को चेक करने का। दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये जो तीनों ऑर्गन्स होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, इन तीनों ही ऑर्गन्स के पास आपस में एक दूसरे को चेक करने का पावर होता है, बट किसी के भी पावर किसी से ज्यादा या कम नहीं होते, ये याद रखिएगा बात। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे को चेक करने का पावर ही इनके बीच बैलेंस को मेंटेन करता है, बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करता है। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन डेमोक्रेसी even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. पिछले साल हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा था 9th क्लास की बुक में, अगर आपको याद होगा कि जब हम लोग मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एग्जीक्यूटिव और हम लोगों ने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में आपने पढ़ा होगा, तब हम लोगों ने ये बात पढ़ी होगी, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। ठीक है, सिमिलरली although judges are appointed by executive, they can check the functioning of executive or laws मेड बाय द लेजिस्लेचर। यहाँ पे दिखाया है कि कैसे ये तीनों ही आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है फॉर चेक एंड बैलेंस सिस्टम, फॉर मेंटेनिंग चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है कि कैसे ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लेजिस्लेचर पर डिपेंड है, या लेजिस्लेचर कैसे इनको क्रॉस चेक करता है कि ये अपने पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, so this arrangement is called a system of checks and balances. ठीक है, क्योंकि तीनों ऑर्गन्स, मैं फिर से एक रिवीजन दे रही हूँ आपको, क्योंकि तीनों ऑर्गन्स हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के अंदर आते हैं, इसलिए कोई भी किसी से ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, ना किसी के पास ज्यादा पावर है ना किसी के पास कम पावर है, बट तीनों के पास एक पावर होता है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स।
ठीक है, किस लिए चेक करते हैं? ताकि कोई भी अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल या मिसयूज ना करने पाए। ठीक है, इसीलिए इस अरेंजमेंट को, इस पावर शेयरिंग सिस्टम को एक और नाम दिया गया है, दैट इज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि डिफाइन द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, तो आपको यही टॉपिक लिखना है। ठीक है, या आपसे पूछा जाता है डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो भी आप सेम आंसर ही लिखोगे, सेम पॉइंट्स ही बनाओगे। ठीक है, और इसी टॉपिक को अलग अलग 2-3 तरीके से पूछा जाता है। आई वुड ट्राई टू प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक इन शॉर्ट वीडियोस, जो कि आपकी हेल्प करेंगे। चलिए, होप सो कि आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया हो। दूसरा देखते हैं। सेकेंड इज पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। देखो, पहले हम लोगों ने ऑर्गन्स पढ़े जो कि एक ही लेवल पर थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। यहाँ गवर्नमेंट्स में पावर डिवाइडेड है। अब वो गवर्नमेंट्स कैसी हैं? डिफरेंट लेवल की, यानी कि कोई हाई है और कोई मिडिल है, कोई लो है। यानी कि अब आप समझिए, जब मैं आपको हॉरिजॉन्टल बता रही थी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप इमेजिन कर लो, जैसे कि मैंने आपको फ्लो चार्ट देखने को बोला है। ठीक है, फ्लो चार्ट दिया हुआ है। अब इस सिचुएशन में आप एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन इमेजिन कर लो। वर्टिकल लाइन में एक टॉप होगा, एक मिडिल होगा और एक बॉटम होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल। एक जनरल गवर्नमेंट होती है जो पूरी कंट्री के लिए होती है, और डिफरेंट गवर्नमेंट्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट भी होती हैं, जो या तो प्रोविंशियल होगी या रीजनल, एरिया वाइज होती है। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप उसको फेडरल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आपके लिए थोड़ा सा ये नया सा लग रहा होगा कि फेडरल गवर्नमेंट क्या अपनी कंट्री में भी है? हाँ, हमारी कंट्री में इसका नाम बदला हुआ है। आगे देखते हैं। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। ये आपके लिए फैमिलियर नेम है। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि एक गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के रूल रेगुलेशंस और देश को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। अच्छा बच्चों, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है डिफाइन फेडरल गवर्नमेंट, तो कंफ्यूज मत होना। यानी कि ये डिफाइन फेडरल गवर्नमेंट में आपको डिफाइन क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है। तो जब आप इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे, तो इस सारे वर्ड्स को कॉमा करके लिख लीजिएगा। फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, ये सब एक ही मेन गवर्नमेंट का निक नेम्स कह सकते हो या नेम्स कह सकते हो। ठीक है, यानी ऐसी गवर्नमेंट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटायर कंट्री को गवर्न करने की होती है, उसे हम फेडरल, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है। द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, जैसे कि मैं अभी अभी आपको याद दिलाऊं, हम लोगों ने बेल्जियम का केस पढ़ा था। उन्होंने थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट का अरेंजमेंट किया था। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल तो उन्होंने भी सेंट्रल ही रखा था, यानी कि फेडरल रखा। दूसरा उन्होंने स्टेट का रखा था। तीसरा उन्होंने कौन सा रखा था, कम्युनिटी। तो यही बात यहाँ बोली जा रही है, द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, जो रीजनल लेवल पर होती है, उसके नेम्स डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग कंट्रीज में। तो बेल्जियम में उन्होंने थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट का नाम रखा कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट्स। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर कंट्री में ये सिस्टम फॉलो ही होता हो, कि 2 या 2 से ज्यादा कंट्री गवर्नमेंट होंगी ही होंगी। ठीक है, देयर आर मेनी कंट्रीज where there are no provincial or state governments, but in those countries like ours where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. जरूरी नहीं है कि हर कंट्री में प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट हो ही। ठीक है, हमारी कंट्री में अगर ये गवर्नमेंट है,
तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली उनके पावर्स को या डिफरेंट लेवल ऑफ पावर्स को क्लियरली डिफाइन करता है कि किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। मैंने अभी बेल्जियम का एग्जांपल दिया आपको, बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका। बेल्जियम ने उस पैटर्न को, उस पावर शेयरिंग पैटर्न को एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने पीस मेंटेन किया। बट श्रीलंका ने उसी पावर शेयरिंग पैटर्न को रिफ्यूज कर दिया और अपनी कंट्री में कियोस इनवाइट कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, फेडरल, फेडरल वर्ड का मतलब होता है अ कंट्री विच हैज 2 or more levels of government, that is known as federal government। ठीक है, एक एस फेडरल कंट्री, एक ऐसी कोई भी एक कंट्री जहां पे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो या 2 से ज्यादा हो, ठीक है, तो उसको आप फेडरल कंट्री बोलोगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस जैसे बेल्जियम में भी 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थी, इंडिया में भी 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इसीलिए हमारी कंट्री को भी फेडरल कंट्री बोलते हैं। दैट इज वाई दिस होल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इज नोन एज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, the same principle can be extended to levels of government lower than the state government, ठीक है, such as the municipality and पंचायत। हमारी कंट्री में क्या है, पहला टॉप पे होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड टीयर जो होता है, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम अपनी कंट्री में बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। ठीक है, let us call division of power involving higher and lower levels। हायर से लोअर लेवल तक की गवर्नमेंट के डिवीजन को वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं, हाईएस्ट टू लोवेस्ट और लोवेस्ट टू हाईएस्ट। फिर से मैं एक रिवाइज करा दूं आपको, ये जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, इस पे टॉप पे कौन सी गवर्नमेंट आती है, आती है सेंट्रल गवर्नमेंट। आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हो, आप उसको यूनियन गवर्नमेंट बोल सकते हो, आप उसको फेडरल गवर्नमेंट बोल सकते हो। सेकेंड लेवल पे आती है स्टेट गवर्नमेंट्स, जितने स्टेट्स होंगे उतने ही गवर्नमेंट्स होंगे उन स्टेट्स को रन करने के लिए। ठीक है, थर्ड लेवल पे, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, हमारी पॉपुलेशन कंट्री की ज्यादा है, सबको प्रॉपरली डेमोक्रेटिकली मैनेज करने के लिए हमें थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट की भी जरूरत है। तो हमारी कंट्री में एक्सटेंडेड लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, वो है म्युनिसिपैलिटी फॉर सिटीज एंड पंचायत सिस्टम फॉर विलेजेस। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होता है पावर डिवीजन का, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, लोअर टू हायर तो मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, समझिए ऐसे हायर टू लोअर, हायर से पावर डिवाइड हुआ, मिडिल में पहुंचा, मिडिल से पावर डिवाइड हुआ तो लोअर में पहुंचा। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे पावर के डिवीजन को हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, इन दोनों पर डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर शेयर करने का एक और तरीका भी है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच भी पावर को शेयर कर लिया जाए। इसका तो सीधा सीधा एग्जांपल हमने बेल्जियम वाला पढ़ा ही है। उन्होंने सिटी और विलेज के बेसिस पर गवर्नमेंट को पावर को डिवाइड नहीं किया, उन्होंने सोशल ग्रुप के बेसिस पर पावर को डिवाइड किया था, सच एज द रिलीजियस और एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। चाहे आप रिलीजन के बेसिस पे कर लीजिए डिवीजन, चाहे आप लैंग्वेज के बेसिस पे कर लीजिए। ठीक है, तो बेल्जियम ने कैसा किया था, लिंग्विस्टिक ग्रुप, लैंग्वेज के बेसिस पर उसको डिवाइड किया था। Community government in Belgium is a good example of this arrangement. In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration. बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स हैं, सोशली वीकर सेक्शन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है, वुमेन के रिप्रेजेंटेशन के लिए भी कुछ अलग के प्रोविजंस है। हमारी कंट्री में भी ऐसा ही है। जैसे हमारी कंट्री ने इस डिफरेंट सोशल ग्रुप में पावर शेयर करने के पैटर्न को कैसे फॉर्मलाइज किया है, रिजर्वेशन के जरिए। जैसे आपको पता है हमारी कंट्री में SC ST OBC और विमेन
ये रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, और भी अलग अलग कैटेगरीज हैं रिजर्वेशन की, ठीक है। तो ये सिस्टम जैसे आगे देखते हैं, लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। अगर आपको याद हो 9th क्लास का चैप्टर, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर में आपने इसके बारे में पढ़ा है कि हमारी कंट्री में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का लॉ है, ठीक है। रिजर्वेशन है, कुछ लोग, कुछ कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दिया जाता है, उसमें वुमेन को रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग से रिजर्वेशन मिलता है। This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated. अब ये डिवीजन ऑफ पावर क्यों फॉलो किया जाता है? जहां भी कंट्री बहुत वाइड है, लोग ज्यादा हैं, ठीक है, वहां सबको अच्छी फीलिंग आए दैट दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, लोग एलिनेटेड फील ना करें, इसीलिए रिजर्व कैटेगरी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर। और इससे क्या बेनिफिट होता है कि अगर हमने रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी अपना रखी है, तो जो माइनॉरिटी भी है हमारी कंट्री की, माइनॉरिटी कम्युनिटी भी है, उन्हें भी पावर में आने का एक मौका, फेयर चांस मिलता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आपको, पर ये उतना ट्रिकी है नहीं, ठीक है। सबसे आसान जो पावर शेयरिंग तरीका आपको लगा होगा वो सबसे पहला वाला लगा होगा और दूसरा वाला लगा होगा, ठीक है, जिसमें हमने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, फिर वर्टिकल डिवीजन पढ़ लिया। थर्ड जो हमने पढ़ा सोशल ग्रुप्स के बारे में, कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में, इंडिया में रिजर्वेशन के जरिए कुछ लोगों को फेयर चांस दिया जाता है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट हमसे ये बताता है क्या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ऐसे भी किया जा सकता है जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ राइट्स दिए गए हो, या प्रेशर ग्रुप्स के पास अपने कुछ राइट्स हो, या मूवमेंट ग्रुप्स के पास अपने कुछ राइट्स हो। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको डेफिनेटली ये बताना चाहूंगी कि इन तीनों का मतलब इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। देखो बच्चों, पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ग्रुप होती है जिसमें एक लीडर होता है जो कंट्री के वेलफेयर के लिए या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने जैसे ही लाइक माइंडेड लोगों के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करता है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है टू सर्व द नेशन, ठीक है, वो होती है पॉलिटिकल पार्टी। हमारी कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। 10th के इसी चैप्टर में आपका एक चैप्टर आएगा, 10th के इसी पोर्शन में चैप्टर आएगा आपका पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अब प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? अचानक से गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी का को अपोज करने के लिए सडनली लोगों का एक ग्रुप प्रेशर क्रिएट करता है गवर्नमेंट से कुछ काम करवाने या किसी किए हुए काम को रोकने के लिए, ठीक है। मूवमेंट ग्रुप होते हैं, किसी भी टॉपिक पर लोग अचानक से कलेक्ट हो जाते हैं और मूवमेंट क्रिएट कर देते हैं किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए या किसी चीज के अगेंस्ट जाने के लिए। तो ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप, ये एक्चुअली कोई ऑथराइज्ड ग्रुप नहीं होते हैं, ये सिचुएशन और नीड के अकॉर्डिंग बनते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बट पॉलिटिकल पार्टी जो ग्रुप होता है, वो जब बनते हैं तो इनको एक अथॉरिटी यानी इलेक्शन कमीशन से खुद को ऑथराइज कराना पड़ता है, ठीक है। यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या ये तीनों पावर को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? तो देखते हैं। In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power. ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास compete करने के लिए भी तो होने चाहिए लोग, तभी तो हम आसानी से चूज कर पाएंगे ना कि सही क्या है। compete करने के लिए फ्रीडम मिलनी चाहिए डेमोक्रेसी में, ठीक है। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। जितनी ज्यादा पार्टीज हो जाती हैं लोगों के बीच कंपटीशन उतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कौन जीतेगा, कौन पावर में आएगा, किसके पास कितना पावर मेंटेन होगा। सच कंपटीशन एंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। ये कंपटीशन का हेल्दी पोर्शन क्या है कि ये कंपटीशन सबसे पहले तो हमें ये बताता है कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं रहता, जो compete करेगा, जो जीत जाएगा, जो आगे निकल जाएगा, पावर उसके हाथ में शिफ्ट हो जाएगा,
ठीक है, इसीलिए लोग इतना अपना पूरा फोर्स इस्तेमाल कर देते हैं इलेक्शंस में जीतने के लिए। ठीक, in the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या हो जाता है हमारी हमारी कंट्री में या हमारी पॉलिटिक्स में। अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज होती हैं, वो अलग अलग सोशल ग्रुप को टारगेट करती हैं। जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सपोर्ट करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर सोसाइटी के एक ग्रुप को सपोर्ट करती है, उनकी किसी की आइडियोलॉजी अलग है, किसी की आइडियोलॉजी अलग है। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तब आप उसमें देखोगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज क्या है और वो आइडियोलॉजीज कैसे सोसाइटी को या कंट्री को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम लोग आगे वाले में अच्छे से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest elections. ठीक है, कई बार ऐसा होता है पॉलिटिकल पार्टीज अपने पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अलायंसेस क्रिएट करते हैं। जैसे यूपीए और एनडीए अलायंसेस है। ठीक है, अब आप जरा पता करिएगा ये यूपीए क्या है, फुल फॉर्म जानिएगा, और एनडीए क्या है, ये दोनों किसको किसको बिलोंग करती है। ये आपका मान के चलो कि होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं, इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड देयर फॉर्म दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड दस पावर इज शेयर्ड। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी, सपोज करो पॉलिटिकल पार्टी ए है, उसने एक अलायंस बना रखी है सीबीडी। ठीक है, जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी ए जीतेगी तो उसकी जो अलायंसेस हैं सीबीडी, वो ऑटोमेटिकली पावर में आ जाएंगी, यानी कि पावर शेयर हो जाएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस तरह के पावर डिवीजन को क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। इसको हाईलाइट कर लीजिए इसमें। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट। मैं यहाँ पे फिर से बोल रही हूँ, जब हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगी आपको। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। आपने सुना ही होगा कि यूनियन बन जाता है हमारी कंट्री में। यूनियन के नाम से तो आप बहुत जल्दी समझ जाओगे, है ना। ट्रेड यूनियन, बिजनेसमैन का यूनियन, इंडस्ट्री यूनियन, फार्मर्स का यूनियन, टीचर्स का यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का यूनियन। ठीक है, इन यूनियंस का भी अपना एक रोल होता है किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का या करवा देने का। They also will have a share in governmental power either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process. तो आपने देखा होगा, जैसे अभी एक एग्रीकल्चर पर एक बिल गवर्नमेंट ने निकाला था और सारे फार्मर्स एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं और उस बिल का विरोध करने लगते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं, और एक लंबे समय तक उसको एक ग्रुप की तरह अपोज करते हैं, और फाइनली क्या होता है, गवर्नमेंट को उनकी डिमांड के आगे सरेंडर करना पड़ता है। तो ये था पावर उनका, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं थे, वो केवल एक ऐसा यूनियन, एक ऐसा प्रेशर ग्रुप क्रिएट करते हैं जो कि गवर्नमेंट को भी अपनी पॉलिसीज चेंज करने के लिए या उनके फेवर में करने के लिए कंपेल कर सकते हैं। दे कैन ब्रिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, ये जो पॉइंट लिखा है, ये इसी एग्जांपल से आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की बनाई हुए किसी रूल को अगर जनता चाहे तो एकजुट होकर के अपोज कर सकती है और गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस भी कर सकती है। ठीक है, होप आपको ये फोर्थ पार्ट भी समझ में आया हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा, अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा। शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स दूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, आप इसे जरूर देखिएगा, इसे रिवाइज करिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में और किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के एक फर्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू। You can share this video podcast to those students, with those students also, those who need it. Okay, till then, goodbye everyone. Please like and subscribe the channel and hit the bell icon also. Thank you.